बात अगर शीर्षक की करें तो ये मत लिखे आना बड़े अच्छे लगते हैं शब्द का इस्तेमाल, था शब्द का इस्तेमाल, राम राजा थे, नहीं लिखना भाई। हैं, है, था, थी, थे, शीर्षक में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा का। अब ये 30 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा प्रश्न नंबर 2? यहां से देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है अपठित गद्यांश। अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है। एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उससे संबंधित 3 प्रश्न करेंगे वो, क, ख, ग। प्रश्न संख्या 2 का 5 नंबर का होगा। 2 ख 2 ग मिला के कुल मिला के 25 और 5 30। इस प्रकार 30 अंक का यह प्रश्न होता है। अब ये मैंने आपको लिख दिया है 2021 वाला। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं। सुख की वासना का त्याग करते हैं। मान अपमान में समान भाव रखते हैं। और अब चाहिए क्या? जिससे कि वे कुछ पाने की आशा रखते हैं। रेड कर लेता हूं। वह यदि उन्हें 10 गालियां भी दे। देखिए गद्यांश जो भी आया आपके सामने, नियम नंबर 1, 4-5 बार मस्ती से पढ़ेंगे उसे। मतलब आप अच्छे बच्चे हो तो आप एक बार में ही समझ में आ जाता है, लेकिन नए नए आए हो इस फील्ड में तो 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 4-5 गद्यांश की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद परफेक्टनेस अपने आप आ जाएगी। देखिए यहां पे है, जो उन्हें 10 गालियां भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है और न ही मन में ग्लानि होती है। इसका मतलब उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। न उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया आती है। कौन की बात हो रही है? लोभियों की। सुंदर से सुंदर रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहां तक नहीं छोड़ते। आगे पढ़ेंगे इसे, लेकिन जो पहला प्रश्न आयोग ने पूछा है वो है प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। अब बात यहां है, सब क्या आएंगे? 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2.5 नंबर, सब क्या आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई लिख के ही आएगा ना। अब मुझे चाहिए 5 में से 5, 5/5। अगर आप देखें 2.5 नंबर का कोई प्रश्न बढ़ाने के लिए, वो पहले तो अगर मैं जीएस वाले सेक्शन में जाऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 6 पेपर में जाऊं, तो अगर मुझे किसी भी पेपर में 10 नंबर बढ़ाने हो तो कम से कम 100 प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो 10 नंबर इंक्रीज होते हैं। और यहां 5 प्रश्नों का ही कर लीजिए, हिंदी में 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे दिए। अब शीर्षक तो तब दें जब आप गद्यांश ठीक से पढ़ें। 1-2 बार ठीक से पढ़ेंगे, कोई कठिन शब्द होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, सार निकालने के अभी मन में बना लेंगे आखिर ये कह क्या रहा है। तो शीर्षक के बारे में कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए। शीर्षक किसी भी प्रकार की रचना की धुरी होता है। यह शब्दों का ऐसा समूह, ये परिभाषा मेरी है, यह शब्दों का ऐसा समूह होता है जो किसी विषय से परिचित होने के लिए सबसे ऊपर लिखा जाता है। 1-2 लाइनें और भी मैंने बिल्कुल इसमें नई ऐड की हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए शीर्षक क्या है? शीर्षक वो है जब कांच के किसी खिड़कियों में बंद कोई वस्तु तुम्हें बहुत आकर्षक नजर आ गई और उसे देखते ही आपका खरीदने का मन कर गया। ये वही हाल है शीर्षक का। इसे यहां से समझिए। वास्तव में शीर्षक कांच में लगी हुई उन खिड़कियों का काम करता है जिनके भीतर सजाकर रखी गई विक्रय सामग्री को देखकर दर्शक का मन ललचा उठता है, वह उसे खरीदने को उत्सुक हो जाता है। शीर्षक संबंधित अवतरण का प्राण है और उसके सार का विज्ञापन है। यह अवतरण का सार तत्व उद्घोषित करने वाली पंक्ति, अर्धपंक्ति अथवा पद समूह है। एक छोटी पंक्ति भी हो सकती है, बहुत छोटी भी पंक्ति हो सकती है, या एक पद समूह भी हो सकता है। जो जैसे कुरुक्षेत्र नाम रख दिया है आपको, कितनी बड़ी रचना है काव्य की और रामधारी सिंह दिनकर साहब की, तो नाम रख दिया कुरुक्षेत्र। अब इससे क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, कुरुक्षेत्र में हुआ क्या था, आखिर इतनी बड़ी कविता का नाम कुरुक्षेत्र क्यों रखा गया। आज तक आप उसे पढ़ रहे हैं तो शीर्षक के अंदर कुछ ऐसा दिखा दो
जिससे कि ये लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ अच्छा माल हमें मिलने वाला है। जैसे कांच वाली खिड़कियों को उदाहरण दिया ना, वैसे आगे चलिए। ये है, ये बिल्कुल मेरी लाइनें हैं। शीर्षक उन विशिष्ट शब्दों का उद्बोधन है जिनके मात्र से संबंधित गद्यांश अथवा लेख का स्वरूप, उद्देश्य, आधार वर्णित होता है। शीर्षक स्वयं में पूर्णता प्राप्त करता है और अवतरण को, जो भी अवतरण है उसको नेतृत्व प्रदान करता है। आप ये 5-6 नियम है शीर्षक के, इनका पालन करेंगे तो 5/5 आप ले पाएंगे। शीर्षक की भाषा बिल्कुल आम बोलचाल वाली रखो, बिल्कुल जो आप रोजमर्रा में बोलते हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। शीर्षक का अर्थपूर्ण वो भाषा रखी जाए, वो शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सरल हो और उनका निश्चित अर्थ हो और स्पष्ट हो। मैंने पहले कहा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मैंने कहा था ना, जैसे कुरुक्षेत्र रख दिया तो शीर्षक को जिज्ञासावर्धक एवं रुचिकर होना चाहिए। शीर्षक को अवतरण के मूल भाव को प्रकट करना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त तथा सार गर्भित हो। शीर्षक में है, हैं, था, थे आदि शब्द का प्रयोग से बचना चाहिए। अधिकतर 3 से 5 शब्दों का प्रयोग शीर्षक में करना चाहिए। शीर्षक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अब आगे की बातें ऐसे समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 का पूरा आप ठीक से डालेंगे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर 2 का ये लाइन आप लिखेंगे। शीर्षक किसी गद्य पद्य का मुख्य द्वार होता है जिसमें संबंधित गद्य पद्य के अंतर जगत का बोध होता है, जिससे अतः उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लोभी के गुण, लोभी का इंद्रिय नियंत्रण, कुछ भी जो आपकी समझ में आ जाए हो सकता है। देखिए दोबारा समझाता हूं। प्रश्न संख्या 2 में मुझे चाहिए 5/5, आपने डायरेक्ट लिख दिया लोभी के गुण। ठीक है, सही लिखा है, मैंने मान लिया, मैं ही कॉपी चेक कर रहा हूं, आप में से कोई कॉपी चेक कर रहा है, 3 नंबर देके चले गए हम। क्या गलत किया? क्या सही किया? बिल्कुल। लेकिन चाहिए आपको 5/5 यहां पे, तो क्या करेंगे? पहले शीर्षक के बारे में 2 बातें लिखेंगे और हो सकता है इसे सिंगल कोट में बंद कर देंगे, सिंगल कोट में बंद करेंगे इसे। लोभी के गुण अंडरलाइन कर देंगे। लोभी का इंद्रिय निग्रह, क्योंकि सारी बातें लोभी की हैं, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न है यह भी 5 नंबर का आएगा। इस 5 नंबर के प्रश्न में आयोग ने एक बार कभी संक्षेपण का अर्थ भी पूछ लिया है या संक्षेपण और भावार्थ में अंतर पूछ लिया है, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसी वीडियो में, कोई चिंता करने की बात नहीं है। साधारणतः आयोग या आपके पेपर में जब प्रश्न आएगा तब आपसे कोई एक उस गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न देगा, उस गद्यांश में उसका उत्तर छिपा होगा। जैसे इसमें क्या पूछा था? उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर लोभियों के लक्षण बताइए। क्या है? लोभियों के लक्षण पूछ रहा है। किसके आधार पर? अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना, यहां अपनी जेब से कुछ नहीं बताना। वो कह रहा है साहब, उसने कहा है कि उपयुक्त गद्यांश जो आपको पहले दे दिया गया है उसके आधार पर लोभियों के लक्षण बताने हैं। अब लोभी तुम्हारे दिमाग में भी होगा, हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी कोई लोभी हो, उसके लक्षण वहां लिखे हो ना मुन्ना ना। लक्षण वही लक्षण लिखने हैं जो इस गद्यांश में आए हैं। देखिए कैसे उपर्युक्त दिखने की भी एक कला है यहां पे। इस 5 में से अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो मैंने इसको 2 पैराग्राफ में बांटा है इसी प्रश्न के उत्तर को। एक बात, विशेष बात आप याद रखेंगे, हिंदी के पेपर को करते समय आपको यह दिमाग में रखना है कि पहले कॉपी देख लेनी है। कितनी जगह आयोग ने आपको दी है वहां उतने में ही पूर्ण करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप सीख जाएंगे। जब ये पूरी क्लास हो जाएगी आप बहुत ज्यादा सीख जाएंगे, बहुत ज्यादा सीखे हुए होंगे। मालूम पड़े कि वो प्रश्न का उत्तर ही पूर्ण नहीं कर पाए आप, तो जगह देख के, जितनी जगह आयोग ने दी है आपको प्रश्न के जवाब के लिए, उतने में ही उत्तर पूर्ण करना होता है। आप अतिरिक्त पेज अतिरिक्त जगह पर जाकर नहीं लिख सकते। आयोग एक निश्चित जगह देता है, वहीं पर उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर लोभियों के लक्षण इस प्रकार हैं। लोभी व्यक्ति दया, घृणा, लज्जा आदि गुणों से रहित होता है। भला बुरा सुनने के बाद भी चेहरे पर क्रोध के भाव प्रकट नहीं होते। लोभ के वशीभूत सबके सामने हाथ फैला सकते हैं। वे ऐसे किसी काम को करने में रुचि नहीं रखते जिसमें उनका फायदा न हो। ये सब
सारांश, ये सब जो अवतरण दिया है ना आपको, उसमें सब लिखा हुआ है, बस शब्द का क्रम बनाए रखना है। उन्होंने लक्षण पूछे तो केवल लक्षण की बात करनी है, अन्य कोई चीज लोभी के फायदे और नुकसान उन्होंने बताए हो तो उसके पीछे मत पड़ो। उन्होंने पूछा लक्षण तो मैं केवल लक्षण बताऊंगा। एक बात और यहां विशेष याद रखनी है, जब 5 नंबर का ऐसा प्रश्न आए तो उसके दो, एक बड़ा पैरा और एक छोटा पैरा बना के अंत करें, एक ही पैरा में इसे अंत ना करें। भावार्थ को एक पैरा में लिख के आए, जब भावार्थ वाली बात सिखाई थी तो एक पैराग्राफ में। अब यहां अगर उन्होंने गद्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा है तो एक बड़ा पैराग्राफ, इसके नीचे छोटा पैराग्राफ, तब जाके अंत करें। देखिए इसका छोटा पैराग्राफ है, लोभी व्यक्ति अपने लोभ की वजह से अपने शरीर का भी नुकसान कर लेता है। लोभी अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र की इच्छाएं नहीं रखते हैं, इनके अधिकतर कार्य लोभ के वशीभूत होते हैं। बस इतनी बात। ये लक्षण है किसके? लोभियों के। किसके आधार पे? गद्यांश के आधार पे। लोभी चीज लेके नहीं लौटाता है, ना मुन्ना ना, ये पड़ोसियों की हरकतें हैं, ये नहीं करनी है वहां। लोभी पैसे खर्च नहीं करता है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, अपनी बुद्धि वहां अभी नहीं लगानी है। क्या गद्यांश के आधार पर पूछ रहा है तो आपको गद्यांश के आधार पर बताना है। ये तीसरा प्रश्न इसमें से आएगा, हाँ जी, ये चीज और है, ये संक्षेपण की विशेषताएं और पूछ सकता है। 2011 में आयोग ने पूछ लिया है। कब पूछ लिया है? 2011 में। संक्षेपण की मुख्य विशेषताएं बता दीजिए। तो मैं क्योंकि अगले प्रश्न में आपको संक्षेपण भी कराने वाला हूं कि संक्षेपण होता क्या है, 1/3 में कैसे रखें, भाषागत कौशल से कैसे किसी गद्यांश के मूल भावों को वही बनाए रखते हुए उसे छोटा कैसे कर सकते हैं, उन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं भाव के साथ, वही विचार वहीं तक पहुंचने चाहिए। ये सभी विशेषताएं बनाते रखते हुए ऐसा क्या करें जो वो 1/3 हो जाए, ये सब हम अभी सीखने वाले हैं। संक्षेपण की विशेषताएं बताइए, 2011 में पूछा गया है। संक्षेपण की परिभाषा लिखते हुए विशेषताएं लिख दीजिए। अब ये खाली उसने विशेषताएं पूछी है, लेकिन आपको बतानी जरूर है क्या? अर्थ या परिभाषा। निर्दिष्ट अनुच्छेद का आशय, अनुच्छेद के मूल भावों की रक्षा के साथ साथ, पहले सिखा चुका हूं इसे मैं, संक्षेपण में भाव वही रहेंगे, न तो मंडन करना है न खंडन करना है इसमें किसी भी प्रकार के भाव का। जो उसने लिखा है वह तुम्हें समझा देना है, छोटे कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। रूप में कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना ही संक्षेपण कहा जाता है। मूल गद्यांश का, हाँ, हालांकि यह वास्तव में शब्द सीमा से बंधा हुआ है। शब्द सीमा क्या है? लगभग 1/3। अगर मूल गद्यांश 100 शब्द का है, सपोज करें, मान लें, तो आपको 33, 34, 35 शब्दों में इसे खत्म कर लेना है। वास्तव में संक्षेपण सार तथा व्याख्या के बीच की इकाई है। देखिए मैं सबके डायग्राम बना के लाया हूं आप लोगों के लिए। इससे क्या है कि अगर कभी वो संक्षेपण और सार में अंतर पूछ ले, संक्षेपण और व्याख्या में अंतर पूछ ले, तो आप निकाल पाएंगे। यह सार से बड़ा लेकिन भावार्थ से छोटा होता है। संक्षेपण में सभी महत्वपूर्ण बातें संबंधित, हाँ, एक विशेष बात संक्षेपण की और है, संक्षेपण उसी क्रम में होना चाहिए जिस क्रम में गद्यांश या संबंधित अवतरण है। ऊपर से जैसे चला आ रहा है, संक्षेपण भी उसी क्रम में होगा। ये नहीं 8वें लाइन की बात आप पहले लाइन पे लिख दें, पहले लाइन की पहले पे, 5वीं की 5वें पे, 9वीं की 9वें पे। मतलब 9वीं का मतलब हो सकता है वहां 9वीं और आपकी 4थी लाइन हो, 3री लाइन हो, लेकिन क्रम वही रहना चाहिए। एक कहावत है, सार सार को गह रहे थोता दे तोड़ाए, ये लागू होती है किसके बारे में? संक्षेपण के बारे में। ये 20 नंबर का आएगा, 20 और 5 25 का भी आ सकता है। 5 का प्रश्न बना के दे दिया और 20 का तो संक्षेपण करना ही करना है, तो कंसेप्ट हमें इसका सीख लेना चाहिए। ये देखिए, अगर मैं मूल अवतरण जो मेरे सामने प्रस्तुत है उसकी आकृति ये मानो, तो व्याख्या होती है इससे बड़ी। व्याख्या में खंडन, मंडन, अपने विचार, एक पक्ष, दो पक्ष, बहुपक्षीय बातें मैं लिख सकता हूं, किसी लोकोक्ति, कहावत, किसी तर्क, किसी लेखक की कोई बात मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं, ये होती है व्याख्या। अब भावार्थ क्या है? इसका लगभग छोटा रूप, वैसे कोई नियम नहीं है कि 1/2 में ही होना है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, 1/3 से थोड़ा बड़ा हो। भावार्थ में सभी विचार, कोई अगर फैक्ट है तो वो भी बताना पड़ेगा भावार्थ में।
कोई तथ्यात्मक बात कही गई है तो वो कहीं नोट कर लो कि ये बातें भावार्थ का अगर करने के लिए आया है तो मैं बता दूं उन्हें। इसका साइज लगभग इससे आधा है। अब संक्षेपण का क्या है, मूल अवतरण से ये देखिए संक्षेपण ये है, केंद्रीय भाव वही रहता है संक्षेपण में। और एक चीज जो सबसे छोटी, ये आरओ में भी पूछते लेता है, सार। ये निचोड़ का भी निचोड़ है, ये संक्षेपण से भी छोटा है सार। इसमें तो ये पूरी, अगर मूल अवतरण इसे है तो 4-5 लाइनों में आपको इसका पूरे तत्व मूल का मूल भी आपको बता देना है कि ये लेखक कहना चाहता है। अब संक्षेपण की विशेषताएं पूछी थी उन्होंने, तो हम विशेषताएं बता देते हैं एक बार। एक क्रमबद्ध होना चाहिए, संक्षेपण हमेशा क्रमबद्धता इसकी विशेषता है। संक्षेपण का एक निश्चित शीर्षक लिखिए। शीर्षक आपने शीर्षक के रूप में तो लिखा ही लिखा था। जब संक्षेपण कर रहे होंगे 1/3 जहां डालेंगे उसके ऊपर एक, मैंने कहा था ना 20/20 चाहिए आपको, 20/20, तो वहां अपने आप जानबूझ के एक शीर्षक लिखे आइए। सभी महत्वपूर्ण भावों का अंतर्भाव शामिल होना चाहिए। लेखक ने किसी के भी बारे में यदि कोई इंपॉर्टेंट बात की है तो वे सभी बातें आप लिखेंगे किसमें, संक्षेपण में। व्याकरण के नियमों का पालन होना चाहिए। संक्षेपण पूर्ण स्पष्ट होना चाहिए, न तो हम विस्तार करेंगे, न खंडन करेंगे, न मंडन करेंगे। संक्षेपण में अलंकारिता का कोई प्रयोग, कोई स्थान नहीं है। अंग्रेजी और रोमन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मूल अवतरण का लगभग 1/3 प्लस अंत में शब्द संख्या लिखे आएंगे। संक्षेपण शब्द संख्या, जैसे आपने 200 शब्द का था, आपने उसके 60 शब्द में किया है या 70 शब्द में किया है, तो शब्द संख्या 70 अंत में लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी वहां दिमाग पर रहेगी जल्दी से जल्दी कि इतने शब्दों में इन्होंने संक्षेपण किया है, तो वो एक अनुमान लगा लेता है चेक करने वाला कि हाँ लगभग 1/3 तो रखा ही है कि नहीं रखा है। उसे गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। संक्षेपण, भावार्थ तथा सार में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुख्य परीक्षा 2011 में पूछ लिया है एक बार, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत इसमें नहीं है। जितना मैंने कराया है भावार्थ के बारे में और सार के बारे में, संक्षेपण के बारे में आप प्रश्न का उत्तर कर लेंगे, क्योंकि वास्तव में सार जो है ना वो यूपीपीएससी मेंस के पाठ्यक्रम में नहीं है। लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हिंदी के पाठ्यक्रम में सार नहीं है, आरओ के में है, तो ये अब पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। ये लीजिए, अब प्रश्न आता है संक्षेपण वाला। निर्दिष्ट अनुच्छेद का आशय अनुच्छेद के मूल भावों की रक्षा के साथ क्रमबद्ध रूप से कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना ही संक्षेपण कहा जाता है। वास्तव में संक्षेपण सार तथा व्याख्या के बीच की इकाई है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। भावार्थ में क्या है, शब्द दो अर्थों के शब्दों से मेल से बना है, भावधन अर्थ। संबंधित अवतरण के मूल भावों को सम्मिलित करते हुए अवतरण को संक्षिप्त करना ही भावार्थ है। ये भावार्थ में जब मैंने प्रश्न संख्या 1 कराई थी तब भी आप लोगों को करा दिया था, पिछली वीडियो में ये मौजूद होगा, वहां से भी पढ़ लीजिए एक बार। अब हम सीखते हैं उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। अच्छा, गद्यांश एक बार आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, 2021 वाला मॉडल पेपर सामने रख लीजिए, तो वो गद्यांश आपके सामने है, वो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब मैं सिखाता हूं कि आखिर इसमें कैसी कैसी बातें मैंने जोड़ी थी जिससे संक्षेपण भी पूर्ण हो गया और वो कम शब्दों में हम इसे कैसे कर सकते हैं। संयम व आत्मनियंत्रण के मामले में योगी और लोभी एक जैसे होते हैं। लोभी की लोभ रूपी शक्ति उसे क्रोध और सुख की इच्छा पर विजेता बना देती है। क्रोध और सुख की इच्छा पर विजेता बना देती है, जीतने की शक्ति देती है, विजेता बना देती है। थोड़ा सा कम लाइनें हो जाएंगी, जीतने की शक्ति प्रदान करती है ना, विजेता बना देती है। लोभी निर्लज्ज बन जाता है। अब ये निर्लज्ज बन जाता है कहां से लिया गया है, जो वो कह रहा है ना, कोई उससे कुछ भी कह दे, मुंह पे भी कोई बुराई कर दे, भला बुरा बोल दे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या लिख दिया उसकी जगह, निर्लज्ज। दया, करुणा, घृणा, शर्म आदि की अवहेलना कर कर वह कहीं भी हाथ फैला सकता है। गैर लाभ कार्य लोभी नहीं करते,
उसमें क्या वो ऐसा काम नहीं कभी नहीं करना पसंद करेगा यदि उसमें उसका किसी का लाभ ना हो रहा हो। तो मैंने क्या लिख दिया इसमें, गैर लाभ कार्य लोभी नहीं करते हैं। जो कार्य उनसे कुछ लें वे उस कार्य में रुचि नहीं रखते। लोभियों का लोभ इनकी इंद्रियों का नियंत्रण है। अब लोभी अपनी इंद्रियों की दमन की शक्ति द्वारा अपनी विभिन्न इंद्रियों पर नियंत्रित स्थापित कर लेते हैं ना। इतना बड़ा कौन लिखेगा, संक्षेपण करना है तो क्या लिख दिया, लोभियों का लोभ इनकी इंद्रियों का नियंत्रण है। लोभियों का इंद्रिय नियंत्रण ग्रहणीय है। मतलब यहां लेखक कह रहे थे कि लोभी की जो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मान अपमान में एक जैसा रहना। देखिए मैं वहां लेके चलता हूं तब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि ये चीजें ना एक बार समझने के बाद कराई जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। लोभी के लक्षण और लोभी का पैराग्राफ ये रहा, देखो मैंने कहा था अनुकरणीय है, तो कहां से लाया, देखिए तुम्हारा मानापमान समता तुम्हारा तप अनुकरणीय है। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय वे ग्रहणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तुम धन्य हो फिर भी तुम्हें धिक्कार है। अब यही बात है, देखिए संक्षेपण में कैसे लिखी गई है, अर्थ वही रहेगा, सेंस भी वही जाना चाहिए, बात पूरी भी होनी चाहिए, तब कैसे करेंगे। देखिए लोभियों का लोभ इंद्रियों का नियंत्रण हो गया। लोभियों का इंद्रिय नियंत्रण, वो जो इंद्रियां बताई थी ना, 5-6 इंद्रियां, 5-6 काम बताए थे, तो मैंने कहा था लोभियों का इंद्रिय नियंत्रण ग्रहणीय है, वहीं इनकी निष्ठुरता, बेशर्मी, अन्याय त्याज्य है। लोभी धान्य है परंतु धिक्कारणीय है। ये अंतिम लाइनों को मैंने संक्षेपण कर दिया है। मूल अवतरण में लगभग 260 शब्द थे, संक्षेपण में लगभग 90 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये आप अंत में लिख के आएंगे। और ये जो संक्षेपण किया गया है इसका एक टाइटल लिखा गया है, चाहे वह टाइटल जो आपने संदर्भ अभी टाइटल दिया था वही वाला लिख दीजिए, या शीर्षक जो आपने बनाया है 5 नंबर में वही लिख दीजिए, या इससे हटके भी आप कुछ लिख सकते हैं। ये आपका स्वयं का निर्णय होगा। अगली जो इसमें अगला टॉपिक है वो है पत्राचार। प्रश्न संख्या 3 जो है वो कुल 20 नंबर का आएगा। इसमें पत्र व्यवहार है, 6 ही हैं सिलेबस में। इन 6 से आगे कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल 6 हैं। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।